नमस्कार, पीसीए सिंप्लीफाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये आज हम 21 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और हम डेली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर इसको देखिए, अपना फीडबैक दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु, आप लोग इनके नाम से परिचित होंगे। अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने इस साल मई में नारायण गुरु को समर्पित एक ऑनलाइन आर्काइव प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है और इसमें जो है उनके जीवन और जो भी उन्होंने योगदान किया है उसको डिजिटल रूप से संरक्षित और प्रचारित किया जाएगा, है ना। नारायण गुरु का जो कार्यकाल रहा है 1856 से लेके 1928 तक, है ना। नारायण गुरु जी ने एक धर्म, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का विचार दिया, जिसमें समाज की समानता और एकता को बढ़ावा मिला। श्री नारायण गुरु और पद्मनाभम पालपू ने एझवा समुदाय, अझवा भी बोलते हैं, एझवा भी बोलते हैं, अझवा समुदाय के उत्थान और शिक्षा के विकास के लिए कार्य किया। इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था अरुविपुरम आंदोलन शुरू किया था, जो मंदिर में समान प्रवेश अधिकार का पहला आंदोलन था। त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश के लिए वायकोम सत्याग्रह का समर्थन किया था। इन्होंने वायकोम सत्याग्रह का समर्थन किया था। इन्होंने एक शिव मंदिर की भी स्थापना की थी और उस मंदिर में उन्होंने ईश्वर की जगह एक दर्पण रख दिया और एक बताया कि इससे सभी के अंदर एक ही परमात्मा का अंश है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इन्होंने 2 किताबें भी लिखी, उसका नाम था दैव दशकम, एक पुस्तक का नाम था। दूसरा पुस्तक का नाम था अनुकंपा दशकम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डार्क ऑक्सीजन। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क ऑक्सीजन हमारी जीवन की समझ को बदल सकता है, खासकर उन ग्रहों के लिए जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है। जुलाई 2024 में प्रशांत महासागर के क्लिपर्टन जोन में समुद्र की सतह से 13,100 फीट नीचे वैज्ञानिकों ने डार्क ऑक्सीजन की खोज की। डार्क ऑक्सीजन खोज कहाँ किया गया? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के क्लिपर्टन जोन में। ठीक है, यह ऑक्सीजन समुद्र नितल पर मौजूद मैग्नीज और लोहे से समृद्ध धात्विक नोड्यूल्स द्वारा उत्पन्न हो रही थी, जो बिना सूर्य के प्रकाश के समुद्र के जल को विभाजित कर ऑक्सीजन बना रहे थे। यह खोज इस धारणा को चुनौती देता है कि ऑक्सीजन केवल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि अन्य ग्रहों पर भी ऑक्सीजन समृद्ध वातावरण हो सकता है, जिससे जीवन की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही यह सुझाव भी देता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण से पहले हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी। कर्नाटक ने यह ट्रॉफी 5वीं बार जीती और कर्नाटक ने किसको हराकर जीती? विदर्भ को 36 रनों से हराकर यह ट्रॉफी जीती और यह उसका 5वां खिताब है। कर्नाटक ने पहली बार 2013-14 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। विजय ट्रॉफी हजारे एक रणजी वनडे ट्रॉफी है। ठीक है, और यह पूर्व क्रिकेटर विजय हजारे के सम्मान में शुरू किया गया था, विजय हजारे ट्रॉफी। अच्छा, सबसे अधिक बार कर्नाटक ने जीता है, उसके बाद तमिलनाडु ने 3 बार, मुंबई ने 2 बार और सौराष्ट्र ने 2 बार यह ट्रॉफी जीती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राष्ट्र है। ये याद रखिएगा, 7वां है। हाल ही में अपने कॉफ़ी निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने कॉफ़ी निर्यात जो है 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 719 मिलियन डॉलर से लगभग 2 गुना है। ठीक है, भारत में इस साल छमाही में देखा गया कि कॉफ़ी का निर्यात काफ़ी बढ़ गया है और प्रमुख आयातक के रूप में इटली, बेल्जियम और रूस भारत के प्रमुख कॉफ़ी आयातक राष्ट्र हैं और यहाँ से जो कॉफ़ी भेजी जाती है वो बिना भुनी हुई कॉफ़ी बीन्स
की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक कॉफ़ी का जो उत्पादन करता है वो है कर्नाटक, उसके बाद करता है तमिलनाडु, उसके बाद करता है केरल। सबसे अधिक कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर केरल कॉफ़ी का उत्पादन करता है। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से कॉफ़ी की जो खेती होती है वो होती है अरबिका और दूसरा रोबस्टा। दो कॉफ़ियाँ प्रचलित हैं यहाँ पर, ज़्यादा मात्रा में उनका उत्पादन होता है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, अभी एक पुस्तक आई है जिसको लिखा है पंकज मिश्रा जी ने। इस पुस्तक में फ़िलिस्तीनी पट्टी में चल रहे संघर्ष और इसके मानवीय नैतिक सामाजिक प्रभावों पर गहराई से प्रभाव डालता है। पंकज मिश्रा बेसिकली एक निबंधकार और लेखक हैं, है ना। इन्होंने लगभग 9 पुस्तकें लिखी हैं जो फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों प्रकार की हैं। मिश्रा को प्रतिष्ठित विंडहैम कैम्पबेल पुरस्कार 2014 में सम्मानित किया गया था। उन्हें वेस्टर्न इंटरनेशनल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पयट्टू, अभी उत्तराखंड में 28 जनवरी से जो 38वें राष्ट्रीय खेल का प्रदर्शन होने वाला है उसमें प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू को शामिल किया गया है। इसकी उत्पत्ति, जो इस मार्शल आर्ट की उत्पत्ति है, केरल से उत्पन्न मानी जाती है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसका जो अर्थ मलयालम में कलारी का अर्थ है पारंपरिक व्यायामशाला, जहाँ यह कला सिखाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने केरल को समुद्र से पुनः प्राप्त करने के बाद इस कला की शुरुआत की थी। उसका उद्भव 200 BC से 600 AD के मध्य माना जाता है। यह 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच काफ़ी इसका प्रचलन हो गया था। कलरीपयट्टू में 4 चरण होते हैं। जैसे मैया, इसमें शरीर को युद्ध के लिए तैयार करना होता है। कोलथारी दूसरा चरण है। कोलथारी में लकड़ी के हथियारों से आक्रमण और आत्मरक्षा प्रशिक्षण किया जाता है, मैंने प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें, है ना। तीसरा है अंगथारी और चौथा है वेरुमकाई। ये 4 चरण है कलरीपयट्टू के। कुल मिला के कलरीपयट्टू RBI की नई अस्थायी बाह्य सलाहकार समिति। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी एक छोटे वित्त पोषण और सार्वभौमिक बैंक यूनिवर्सल बैंक के लिए आवेदनों को मूल्यांकन करने के लिए एक नई अस्थायी बाह्य सलाहकार समिति का गठन किया है। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बनाया गया है। इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो है RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर M.K. जैन जी हैं, पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। इनको अध्यक्ष बनाया गया है। इनके अन्य सदस्य हैं हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर, SN कन्नन, रेवती अय्यर, पार्वती वी सुंदरम इसके सदस्य हैं और इनका कार्यकाल 3 साल के लिए है। ठीक है, पहली बार जो इस सलाहकार समिति का जो गठन किया गया था उसे 2021 में गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष थे श्यामला गोपीनाथ। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे 2021 में, वो भी RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। नेक्स्ट चलते हैं नाइजीरिया को हाल ही में ब्रिक्स का 9वां भागीदार बनाया गया। ब्रिक्स समूह अब तक कुल 9 सदस्य हैं, जिनमें नाइजीरिया के अलावा बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? 2009 में और इसमें था ब्राज़ील, रशिया, भारत और चीन इसमें शामिल है। 4 ने मिल करके इसकी स्थापना की थी। उसके बाद 2010 में दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। ठीक है, हाल में देखा जाए तो 2023 में कुछ और सदस्य इसमें शामिल हो गए, जैसे ईरान, मिस्र, इथोपिया और UAE संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हो गया। सऊदी अरबिया को भी सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है, मलेशिया, अजरबैजान और तुर्की ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, चलो नाइजीरिया के बारे में जान लेते हैं। नाइजीरिया जो है पश्चिमी अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बड़ा देश है और बहुत अधिक घनी आबादी वाला देश है। इसके
नाइजीरिया के पश्चिम में बेनिन है, बेनिन, उत्तर में चाड और कैमरून, कैमरून देश हैं, पूर्व में नाइजर, नाइजर है, और दक्षिण में गुयाना की खाड़ी, गुयाना की खाड़ी स्थित है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा, अबूजा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अपने राज्य दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी के दिन 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। मणिपुर एक बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है, उसे भारत का, मणिपुर को भारत का रत्न कहा जाता है, भारत का रत्न कहा जाता है। यह राज्य पहले एक स्वतंत्र राज्य था और 1949 में भारत में विलय हुआ और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर भारत में शामिल किया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है और इसे भी 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पहले यह असम का हिस्सा था, बाद में 1970 में एक स्वायत्त राज्य बना, बाद में मेघालय को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। त्रिपुरा आदिवासी और गैर आदिवासी संस्कृति का अद्वितीय मिश्रण है इसमें, और यह राज्य 15 नवंबर 1949 को भारत में विलय हुआ और 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एंटिटी लॉकर। एंटिटी लॉकर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय यानी मैतेई के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा विकसित एक सुरक्षित क्लाउड आधारित समाधान है। क्या है? क्लाउड आधारित समाधान है। इसका जो उद्देश्य है, जितने भी संस्थाएं हैं, जैसे बड़े संगठन हैं, निगम हैं, सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं, ट्रस्ट हैं, स्टार्टअप्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, सबके दस्तावेजों का भंडारण, साझाकरण और सत्यापन को सरल बनाएगा। ठीक है, और इसमें साइबर सिक्योरिटी की भी व्यवस्था की गई है। सहमति आधारित प्रणाली के माध्यम से जानकारी को सुरक्षित रूप से साझा किया जा सकता है। आधार प्रमाणित भूमिका है ना। सुरक्षित दस्तावेज प्रबंधन के लिए 10 GB एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज प्रदान किया गया है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में कलकत्ता में किया गया। ठीक है, आयोजन, और यह ICIR केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। इसमें 800 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, और इसका ICG ग्लास कांग्रेस का जो आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय ग्लास आयोग के तत्वाधान में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस जो है वैश्विक मंच है जो कांच उद्योग अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है रानी सेम्बियन महादेवी। अभी हाल ही में चर्चा में रही एक पुस्तक आई है उस जो अनिरुद्ध कनिसेट्टी ने लिखा, इतिहासकार हैं। उनके पुस्तक का नाम है लॉर्ड्स ऑफ द अर्थ एंड सी, अ हिस्ट्री ऑफ द चोला एम्पायर। इसमें इसके अनुसार रानी सेम्बियन महादेवी को चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापिका माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो रानी है 949 AD से 957 AD तक चोल साम्राज्य की रानी रही और इनके पति का नाम था गांडारादित्य चोल, गांडारादित्य चोल। ठीक है, जो राजा परांतक प्रथम का पुत्र था और इनका पुत्र का नाम था उत्तम चोल। ठीक है, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने बहुत सारी मंदिरें बनाई, जैसे कुटरलम, विरुद्धाचलम, ये सब मंदिर इन्होंने बनाया था। कैलाशनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण, कैलाशनाथ स्वामी मंदिर का जो निर्माण है वो भी सेम्बियन महादेवी ने पट्टिनम में कराया था। पट्टिनम में कराया था। ठीक है, आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है।
तब तक के लिए नमस्कार।